डॉक्टर दीपेंद्र यादव वरिष्ठ शास्त्रज्ञ NRC ग्रेप्स पुणे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे आणि व्यासपीठावरती त्यांचं आगमन होतंय। आज से 22 साल पहले 2002 के अंदर में लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर में एक क्रिकेट मैच हुआ था। याद हो आपको, सौरव गांगुली कैप्टन थे। नेटवेस्ट सीरीज, जो क्रिकेट देखते हैं उनको याद होगा, फाइनल मैच था। इंडिया के 4 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। लोग स्टेडियम छोड़ के जा रहे थे, जो यहां पे थे वो टीवी बंद करके जा रहे थे कि इंडिया फाइनल मैच हार गया। 2 प्लेयर थे जिन्होंने वो मैच जितवाया। नाम पता आपको उनका क्या था? जो इंग्लैंड के प्लेयर थे वो सौरव गांगुली के लिए, सचिन तेंदुलकर के लिए, उनके लिए बॉलिंग की तैयारी करके आए थे। पर युवराज सिंह और कैफ का किसी को नहीं पता था। युवराज सिंह और कैफ ने मैच जिताया। जब आप लोग प्लानिंग करते हो, आप लोग क्या करते हो? मिलीबग के लिए, थ्रिप्स के लिए, डाउनी के लिए ये प्लानिंग करते हो, पर आपको पता नहीं कि और भी चीज है जिनके लिए आप प्लानिंग नहीं कर रहे, वो आपका मैच है वो खराब कर सकते हैं। सांगली विभाग के अंदर में कीड़ के अंदर एक नई समस्या आ रही है जिसका इलाज काफी मुश्किल है। पूना में भी है, नासिक में कंपैरेटिवली हमको कम दिखा। अंगूर के अंदर में थ्रिप्स की एक नई प्रजाति आ रही है। थ्रिप्स पार्वीस पाइनस नाम से इस प्रजाति का नाम है। काले रंग का थ्रिप्स है, ये होता है। आज से 15 साल पहले सांगली के अंदर में काले रंग का थ्रिप्स आता था। धीरे धीरे काले रंग का थ्रिप्स कम हो गया और पीले रंग का थ्रिप्स बढ़ गया। जो आज से 15 साल पहले सांगली शोरापुर के अंदर में काला थ्रिप्स आता था, वो प्रजाति अलग थी, उसको मारना आसान था। ये जो नई प्रजाति अंगूर के अंदर में आ रही है काले थ्रिप्स की, ये सिर्फ फूल आने की अवस्था के अंदर में आती है। अभी तक हमने ये देखा, जैसे ही फ्लावरिंग की स्टेज आएगी, अंगूर के अंदर में काले रंग का थ्रिप्स आना शुरू हो जाएगा। ये मिर्ची का थ्रिप्स है काले रंग वाला, जो कि अंगूर के ऊपर में आ रहा है। ज्यादातर कीटनाशक इसके ऊपर में काम नहीं करते। अनेक्सर 5 के अंदर में जितने भी कीटनाशक है, कोई भी कीटनाशक इसके ऊपर में काम नहीं करता। कंट्रोल कैसे करेंगे? 2 साल पहले सबसे पहले हमको सांगली के अंदर में मिला था ये थ्रिप्स। 2 साल पहले कोई भी नुकसान हमको अंगूर के अंदर में दिखाई नहीं दिया। थ्रिप्स में काला, अंगूर के अंदर में काला थ्रिप्स आ रहा था फूल आने की अवस्था में। फूल आने के बाद में थ्रिप्स अपने आप से जा रहा था, पर अंगूर की मणि पे कोई भी दाग हमको दिखाई नहीं दिया। पर पिछले साल हमको अंगूर के अंदर में मणि पे नुकसान दिखना शुरू हो गया काले थ्रिप्स की वजह से। ज्यादातर कीटनाशक इसके ऊपर में काम नहीं करते। कंट्रोल कैसे करेंगे? लकीली 15-20 दिन पहले क्या हुआ कि एक कीटनाशक जिसका हमने एनआरसी ग्रेप्स में टेस्टिंग किया था, उसको CIB-RC ने अंगूर में प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी। यह कीटनाशक मिर्ची और दूसरी फसलों के अंदर में काले रंग के थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकता है। MRL अभी तक इस कीटनाशक का फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए अनेक्सर 5 के अंदर में यह नहीं है। अगर यह कीटनाशक है, इसका PHI अवेलेबल नहीं होगा तो अनेक्सर 5 के अंदर में इस साल ये नहीं आएगा। पर जो बेदाना वाले हैं, जो लोकल वाले हैं, जो भारत के अंदर में ही अंगूर लगा रहे हैं, वो इसका प्रयोग कर पाएंगे।
जैसे ही MRL आ जाएगा, CIBRC की रिकमेंडेशन के अंदर में आ जाएगा, हम इसका प्रयोग कर पाएंगे। ब्रोफेलेनिट नाम से ये कीटनाशक है जो कि एक्सपोनस के नाम से मार्केट के अंदर में आता है। बाकी जो पीले रंग का थ्रिप्स हमारे आता है उसमें एनेक्सर 5 में से कोई भी केमिकल आप ले लीजिए, अच्छे तरीके से काम करेगा उसके ऊपर में। पर काले रंग का थ्रिप्स आपको फूल आने की अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो अभी CIBRC का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आया नहीं है। जैसे ही आ जाएगा हम आपको ऑफिशियल जो हमारी रिकमेंडेशन है उसके अंदर में डाल देंगे। तो ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये जो कीटनाशक है, ये काले थ्रिप्स पे काम करने के लिए जाना जाता है। हमारा जो टेस्टिंग हुआ था वो पीले थ्रिप्स पे हुआ था, काले थ्रिप्स पे नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम में काला थ्रिप्स होता ही नहीं था। दूसरा जो कीट है जिसकी समस्या ज्यादा है वो है उड़दा। जैसे ही आप लोग छांटनी करेंगे, बारिश अच्छी है, उड़दा की संख्या आपको ज्यादा दिखाई देगी। उड़दा कंट्रोल करने के लिए जो मुख्य समस्या आती है वो समस्या ये है कि आज आपने फवारनी किया, आपको रिजल्ट 1 या 2 दिन दिखाई देगा, उसके बाद में फिर से उड़दा आपको दिखाई देगा। जिस उड़दा के लिए आप हार्डली 1 या 2 फवारनी करते थे, उसके लिए आपको कई सारी फवारनी करनी पड़ रही है। जब डाउनी का प्रकोप होता है, कितनी फवारनी करते हैं आप? 2009, 10, 11 में जब डाउनी काफी ज्यादा था, तब हम शेड्यूल देखते थे लोगों का, दिन में 2-2, 3-3 फवारनी, और एक फवारनी के अंदर में 2-2, 3-3 बुरशीनाशक मिक्स करके दे रहे हैं। उड़दा के लिए हमको ज्यादा फवारनी देनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उड़दा के जो बच्चे हैं वो जमीन के अंदर में रहते हैं, जो वयस्क हैं, जो बाहर निकलते हैं, उसके ऊपर में ज्यादातर कीटनाशक अच्छे तरीके से काम करते हैं। पर एनेक्सर 5 के अंदर में जो उड़दा के लिए कीटनाशक हैं, इमिडाक्लोप्रिड, लेमडासाइलोथ्रिन, 2 कीटनाशक हैं जिनका और एनेक्सर 5 के अंदर में उड़दा के अंदर में नाम लिखा हुआ है। इन दोनों कीटनाशक को उड़दा को मारने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगता है इफेक्टिव कंट्रोल दिखने के लिए। 2 से 3 दिन के अंदर में क्या होगा कि जमीन से और उड़दा बाहर आ जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका जो कीटनाशक का आपने फवारनी किया है उससे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा आपको। आपको उड़दा के लिए नई फूट आने की अवस्था के अंदर में और जब नए पत्ते आ रहे हैं उस टाइम में ऐसा कीटनाशक चाहिए जो कि उड़दा को पटाख से मार दे। आज आपने फवारनी किया है, कल उड़दा मरना चाहिए। ऐसा कीटनाशक आपको चाहिए नई फूट आने की अवस्था में और नए पत्ते आने की। 3-4 पत्ते जब तक नहीं होते तब तक आपको उस कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी। इमिडाक्लोप्रिड, लेमडासाइलोथ्रिन दोनों आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे। ये रिजल्ट आपको किससे मिलेगा? ये रिजल्ट जो थ्रिप्स के लिए आपके लिए कीटनाशक हैं, स्पाइनोसेड और स्पाइनोटेराम, उससे आपको उड़दा का रिजल्ट मिलेगा। स्पाइनोसेड, स्पाइनोटेराम और एक नया कॉम्बिनेशन इंसेक्टिसाइड है जिसका हम सोच रहे थे कि इस साल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, पर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिला, हो सकता है कि जल्दी आ जाए। इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रिन, सोलोमन के नाम से मार्केट के अंदर में आता है। ये 3 कीटनाशक हैं, स्पाइनोसेड, स्पाइनोटेराम और इमिडाक्लोप्रिड प्लस बीटासाइक्लोथ्रिन। ये तीनों कीटनाशक उड़दा को 24 घंटे के अंदर मार देते हैं, नई फूट आने की अवस्था में भी और नए पत्ते आने की अवस्था में भी। ये आपको पटाख से रिजल्ट दिखता है आपको। पर शर्त यह है कि जब भी उड़दा के लिए आप फवारनी करेंगे, फवारनी आपको रात के टाइम में करनी है। शाम के टाइम में 6:30-7 बजे के बाद में जब अंधेरा होना शुरू होता है तब आपको फवारनी करनी है। तब अगर आप ये तीनों कीटनाशक में किसी का भी प्रयोग करेंगे तो आपको उड़दा का पटाख से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। पर 2 या 3 दिन बाद में फिर से उड़दा के बच्चे से बाहर निकलेंगे। आपको हर दूसरे तीसरे दिन 3-4 बार आपको फवारनी उड़दा के लिए करनी पड़ सकती है।
आपने पहले छांटनी कर दी, पास वाले ने छांटनी नहीं की, तो उसका उड़दा आपके बगीचे के अंदर में आ सकता है, तो आपको और ज्यादा फवारनी करने की जरूरत पड़ सकती है। जो एनेक्सर 5 के अंदर में 2 औषध बताई हुई है, इमिडाक्लोपिड, लैंडासाइलोथ्रिन, उसके बाद में फिप्रोनिल, स्पाइनोसैड, स्पाइनेटोराम, ये 5 औषध हैं एनेक्सर 5 के अंदर में जो उड़दा पे काम करती है। स्पाइनोसैड, स्पाइनेटोराम को छोड़ दें, बाकी औषध को 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा उड़दा को कंट्रोल करने के अंदर में। तो आपके बगीचे में अवस्था कैसी है, आपके बगीचे के अंदर में उड़दा कितना है, उसके हिसाब से आप कीटनाशक का चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सी कीटनाशक की फवारनी करनी है। सोलोमोन का लेबल क्लेम अभी तक अंगूर के अंदर में नहीं मिला है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही एनेक्सर 5 के अंदर में आ जाएगा, आपको ऑफिशियल रिकमेंडेशन हमारा आपको मिल जाएगा उसके लिए। गोगल गाय के लिए सर बता रहे थे कि गोगल गाय की समस्या अभी है क्या, अभी बारिश कम हो गया, अभी गोगल गाय कम हो गया होगा आपके यहाँ पे, अभी नहीं है। जैसे ही सांगली में हमें पता चला कि गोगल गाय की समस्या है, हमने क्या किया, कुछ बगायतदार हैं उनसे बात की, एक मिस्टर सागर लुपाने जी भी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमको वीडियोस भेजे थे। हमने YouTube के अंदर में एक वीडियो डाला कि हमारा NRC ग्रेप्स का YouTube चैनल है एक, जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी ज्वलंत समस्या अगर अंगूर के अंदर में है, उसके ऊपर में हम वीडियो बनाते हैं और YouTube चैनल के अंदर में डालते हैं उसको। आज के प्रोग्राम में अभी कितने लोग होंगे? 1000 के आसपास में होंगे। 2000 मतलब मुझे सुबह पता चला कि 2000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1000-1500 अभी भी होंगे। हमारा जो YouTube चैनल है द्राक्ष संशोधन केंद्र का, उसमें क्या है, गोगल गाय के लिए हमने वीडियो बना के डाला कि गोगल गाय अंगूर के अंदर में आ रहा है, उसका नियंत्रण कैसे करना है हमको। अभी भी उस वीडियो को 1000 से ज्यादा व्यू नहीं होंगे, मुझे लगता है 1000 के आसपास, 1000 या 1200 इतने इसी के आसपास होंगे। मतलब ज्वलंत समस्या है, उस पर हमने वीडियो बनाया है। सांगली के अंदर में कितने बगायतदार होंगे? कम से कम 15-20 हजार तो होंगे। ज्यादातर लोग हैं उनको पता नहीं है कि द्राक्ष संशोधन के अंदर का एक YouTube चैनल है। YouTube चैनल पे कोई भी ज्वलंत समस्या है उसके बारे में आपको वीडियो हमेशा मिल जाएगा, टाइम से मिल जाता है। जैसे ही कोई समस्या हुई 2-3 दिन के अंदर में उसका वीडियो आ जाता है। अगर आप YouTube पे जाएंगे, मोबाइल के अंदर में YouTube ऐप ओपन करेंगे, सिर्फ इतना सर्च कीजिए NRC ग्रेप्स, आपको हमारे लोगों के साथ में हमारा चैनल मिल जाएगा। करीबन 6000 के आसपास में सब्सक्राइबर होंगे मुझे लगता है उसके अंदर में। सिर्फ सांगली में 15-20 हजार बगायतदार हैं। पिछले 7-8 साल से हमारा चैनल चल रहा है, अभी भी 6000 सब्सक्राइबर है हमारे। हमारे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। आपकी कोई भी समस्या है बगीचे के अंदर में, हमारे YouTube चैनल पे जाके देखिए, पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी समस्या के लिए क्या समाधान है। किसी भी टाइम दिन के आप उसको चला के देख सकते हैं, कितनी बार भी उसको चला के देख सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा आप चला के देख सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको भाषण दे रहा हूं, जितनी चीज मैंने आपको अभी तक बताई है उसका आपको कितना याद रहा होगा? 50%, 60%, 50 या 60% तो आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया आपको। 2 या 3 दिन बाद में उसका भी 50% भूल जाएंगे। सुबह से आप भाषण सुन रहे हैं, कितने भाषण आपको याद रहेंगे कि किस भाषण में क्या बात बोली गई है? आपको क्या चाहिए? आपको यह चाहिए कि अगले 1 हफ्ते में मेरे बगीचे के अंदर में क्या समस्या आ सकती है। बस मुझे अगले 1 हफ्ते के बारे में बताइए, क्या करना है मुझे। NRC ग्रेप्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर में आज से करीबन 15 साल पहले डॉक्टर सावंत सर ने एक नई चीज शुरू की थी कि हर हफ्ते मौसम की जानकारी, जितने भी अंगूर के बगीचे हैं, मतलब विभाग हैं, उनके अंदर में मौसम कैसा होगा अगले 1 हफ्ते,
और उसमें उन विभागों के अंदर में जो अंगूर है उसकी कोई एक स्टेज पकड़ ली हमने कि 15 अक्टूबर को छांटनी हो रही है हमारी, उसके हिसाब से बगीचे के अंदर में क्या करना चाहिए। सिर्फ अगले एक हफ्ते की जानकारी कि आपके यहां मौसम कैसा रहेगा और उस मौसम के हिसाब से आपको बगीचे में करना क्या है, उसकी जानकारी आपको पिछले 15 साल से बिना रुके लगातार हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। अभी हमने मराठी में भी देना शुरू किया है, अंग्रेजी में भी दे रहे हैं और हिंदी में भी आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि हर हफ्ते गुरुवार या शुक्रवार को अपडेट होती है, या आज हो जाएगी या कल हो जाएगी। आपके बगीचे में कीड़ की मुख्य क्या समस्या आ सकती है, आपके बगीचे में बीमारी क्या आ सकती है, मिट्टी पानी के लिए क्या करना है आपको, कैनोपी व्यवस्थापन के लिए आपको क्या करना है, ग्रोथ रेगुलेटर के लिए क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जानकारी मिल जाएगी। अगर वेबसाइट यूज नहीं करना चाहते, हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉइड के लिए। अगर आप एंड्रॉइड के प्ले स्टोर में जाएंगे, सिर्फ इतना सर्च कीजिए ग्रेप एडवाइजरी, आपको हमारी मोबाइल ऐप मिल जाएगी जिसमें आपको हर हफ्ते की यह जानकारी मिल जाएगी। आपको गोगल गाय के बारे में बात कर रहे थे कि गोगल गाय की समस्या अभी नहीं होगी क्योंकि बारिश कम हो गया, पर ये जो गोगल गाय हमारे बगीचों में आ रही है ये साधारण गोगल गाय नहीं है, ये अफ्रीकन जायंट स्नेल है जो कि हमारे बगीचों के अंदर में आना शुरू हुआ है। ज्यादा नुकसान इसका देखने को नहीं मिलता क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, पुरानी पत्तियां उसको खाएगा, जैसे अड़ी खाती है वैसा थोड़ा बहुत ये खा लेगा, पर ज्यादा नुकसान आपको ग्राफ्टिंग के बाद में जो नई फूट आ रही है उस पर दिखाई देगा। या बगीचे के अंदर में आपने ग्रीन मैन्योरिंग कर रखी है, जो नए बीज से नई पौध निकलेगी उसको खा जाएगा पूरा का पूरा। या सब्जियां हैं, सब्जियां को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ये जो गोगल गाय है आदमियों में एक बीमारी फैलाता है, मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो कि एक मानसिक रूप से एक बीमारी होती है। वो कई कारणों से होती है, उसमें से एक कारण होता है नेमेटोड, जिसका वेक्टर का काम ये गोगल गाय करती है। इसलिए अंगूर में नुकसान की बजाय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये आदमियों में एक बीमारी फैला सकती है। इसलिए गोगल गाय को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे आसान है गोगल गाय को कंट्रोल करना कि आप क्या करो, दस्ताने पहनो। गोगल गाय बड़े साइज का होता है, उसको पकड़ के एक जूट के बैग के अंदर में डाल लो, घरों से दूर कहीं ओपन एरिया के अंदर में ले जाओ, पर नदी के पास लेके मत जाओ, नदी या नाले के पास में नहीं लेके जाना उसको। 15% का नमक का घोल बना के उसको 1 मिनट गोगल गाय को उसके अंदर में डुबो दो, गोगल गाय मर जाएगा। इकट्ठा करो 15% का, मतलब कि 1 लीटर पानी में 150 ग्राम आप नमक डाल दीजिए, उसके अंदर में गोगल गाय को डुबो के 1 मिनट बाहर निकाल दीजिए, गोगल गाय मर जाएगा। कोई भी आपको कीटनाशक की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हाथ से दस्ताने पहन के पकड़ के नमक के अंदर में डुबाना है, कंट्रोल हो जाएगा आपका। पर सबसे बड़ी जो समस्या आने वाली है वो आने वाली है गोगल गाय के मरने के बाद। गोगल गाय जैसे ही मरेगा, मरने के बाद में सड़ना शुरू होगा, और एक बार जब सड़ना शुरू होगा और जो बदबू आएगी वो जबरदस्त आएगी। इसलिए घरों के पास में नहीं रखना उसको, घरों से दूर ले जाके ओपन एरिया के अंदर में रखना है, पड़ोसी के घर के पास भी नहीं रखना, दूर लेके जाइएगा, बदबू बहुत ज्यादा आती है उसकी। उसकी खाद बन सकती है, खाद बना सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं। मिलीबग के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे, ज्यादातर हम हर चर्चा सत्र में बात करते हैं क्या करते हैं, कौन सी कीटनाशक आपको सभी को पता है, पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो एक ही बात है मैं मिलीबग के बारे में करूंगा, वो ये है कि मिलीबग कंट्रोल करना सबसे आसान है। आपका थ्रिप्स कंट्रोल करना, उर्जा कंट्रोल करना मुश्किल है, मिलीबग कंट्रोल करना सबसे आसान है। मिलीबग की समस्या हमने बगीचे के अंदर में खुद बनाई है। सिर्फ एक काम कीजिए बगीचे के अंदर में, आप कोई भी घड़ बगीचे के अंदर में किसी भी चीज को टच ना करें। सिर्फ एक चीज करनी है आपको, यह ध्यान देना है कि जो भी घड़ है बगीचे के अंदर में वो घड़ फ्री हैंगिंग होना चाहिए, किसी भी चीज को घड़ टच नहीं करना चाहिए। घड़ वलांडा को टच नहीं करना चाहिए, घड़ काड़ी को टच नहीं करना चाहिए, घड़ तार को टच नहीं करना चाहिए, जो स्पोर्टिंग के लिए आप वायर लगाते हैं आयरन का, उसको टच नहीं करना चाहिए।
घड़ पत्ते को टच नहीं करना चाहिए, घड़ दूसरे घड़ को टच नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना करिए कि घड़ को आप फ्री हैंगिंग रखिए, आपका मिलीबग कंट्रोल बहुत आसान हो जाएगा। हर 10 दिन बाद में बगीचे में जाके देखिए, जिधर आपको मिलीबग दिख रहा है स्पॉट एप्लीकेशन करके वहीं पे मिलीबग को कंट्रोल कर लीजिए। आपके बगीचे के अंदर में कोई भी महंगा कीटनाशक स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, पूरे बगीचे में आपको फवारनी करने के लिए मिलीबग के लिए जरूरत नहीं है। हर 10 दिन बाद में जिधर मिलीबग दिख रहा है उसको वहीं कंट्रोल कर लो, आपको पूरे बगीचे के अंदर में मिलीबग की समस्या नहीं दिखेगी। तो ये मुख्य बातें हमने की थ्रिप्स के लिए, उड़दिया के लिए, मिलीबग के लिए। बाकी कॉमन कीट है लाल कोड़ी या फिर आपका तुड़तुड़े या अड़ी की समस्या है उसके बारे में। और ये आप हमारा जो वेबसाइट है या हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पेज है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको जानकारी हर चीज के लिए मिलेगी, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। पर एक चीज जो लास्ट में बात करूंगा कि जो सांगली विभाग के लोग हैं उनको ध्यान में देनी है, खास तौर पे जिनके नए बगीचे हैं उनको ये चीज ध्यान में देनी है। अक्टूबर महीना शुरू होने वाला है, अक्टूबर महीने में जो नए बगीचे हैं उनमें क्या समस्या आ सकती है? गडलर बीटल की समस्या आ सकती है। नए बगीचे वाले खास तौर पे ध्यान रखें कि जैसे ही उनके बगीचे में आपको लगे कि गडलिंग शुरू हो गया, गडलर बीटल क्या करेगा कि जमीन से 1-2 फीट ऊपर खोड़ को काट देगा। खोड़ अलग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे ही आपको लगे कि बगीचे में गडलिंग शुरू हो गया, नए बगीचे जो 2 साल तक के हैं, खास तौर पे सोनाका, सुपर सोनाका के जो हैं बगायदार, वो ध्यान रखें कि बगीचे में रेगुलर हर हफ्ते जाके देखें। जहां भी गडलिंग शुरू हुआ है वहां पे क्या करना है, अगले दिन रात को आपको 9:30 बजे जाना है बगीचे में। जिस झाड़ को कल रात को गडलिंग किया था, गडलर बीटल उसी झाड़ पे या उसके पास वाले झाड़ पे आपको रात को बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। पकड़ के उसको वही मार दीजिए, कोई भी आपको फवारनी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार्डली आपको 5 से 10% झाड़ मिलेंगे जिनके ऊपर में गडलिंग बीटल का अटैक दिखाई देगा। आपको 1 या 2% झाड़ होंगे जो पूरी तरीके से कट जाएंगे, इससे ज्यादा नुकसान आपको दिखाई नहीं देगा। पर जहां पे गडलर बीटल ने पूरा झाड़ काट दिया, उसमें क्या करना है कि जहां उसने काटा है उसके 2 इंच नीचे उसको काट दीजिए, उसके नीचे हाइड्रोजन साइनामाइड लगा दीजिए, नई काड़ी निकलेगी उसको उठा लीजिए। जहां पे उसने थोड़ा सा कट किया है, पूरा झाड़ अलग नहीं हुआ, ऊपर वाला भाग पूरा हरा है, वहां पे क्या कीजिए कि गोबर का, गाय का गोबर लगा दीजिए उस पे। जो जख्म हुआ है वो 15 दिन के अंदर में भर जाएगा और झाड़ पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। तो ये मुख्य बातें कीड़ नियंत्रण के लिए अंगूर के अंदर में इस सीजन के लिए। और रेगुलरली हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी, टाइम टू टाइम जानकारी आपको मिल जाएगी। इवन हमारी वेबसाइट के ऊपर में आपको एक और चीज मिलेगी, पिछले कई सालों में, मुझे लगता है पिछले 4 या 5 साल के अंदर में हर हफ्ते कौन कौन सी एडवाइजरी गई थी वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपकी अवस्था वो नहीं है जो आपके हमने एडवाइजरी में भी दिया है, आप पिछले सालों की एडवाइजरी देख सकते हैं कि उस डेट के ऊपर में क्या एडवाइजरी उस अवस्था के लिए क्या है। तो इस हिसाब से आपको क्या रिकमेंडेशन होना चाहिए उसका मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। पर आप एनेक्सर 5 को ही फॉलो कीजिए, हमारे रिकमेंडेड जो केमिकल हैं उसके लिए, और बाकी कॉमन प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर सकते हैं वहां से। तो शुभेच्छा है, अच्छा उत्पादन होगा आप और खूब पैसा कमाएंगे आप। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सर। सर जी, जो आपने अभी बताया था कि काले थ्रिप्स के बारे में जो नया मॉलिक्यूल आप उसका R&D चल रहा है, जिसका हमारे लेवल अभी तक नहीं आया, PHA नहीं आया, उसका एक बार फिर से नाम बताइए। थोड़ा नया मॉलिक्यूल है वो, कई लोगों की मांग है। सर का प्रश्न ये था कि काले थ्रिप्स के लिए जो नया औषध है जो कि लेबल क्लेम अंगूर के अंदर में मिला है, उसके एक बार फिर से नाम बताएं। तो मार्केट में, क्या नाम भूल गया मैं, उम्र होती जा रही है मेरी, ब्रोफ्लेनेलिड नाम से इसका घटक है। मार्केट के अंदर में ये एक्सपोनस के नाम से आता है, एक्सपोनस के नाम से। मिर्ची के अंदर में ऑलरेडी लेबल रजिस्ट्रेशन है, काले थ्रिप्स पे काम करता है ये।
अगर अंगूर के अंदर में फूल आने की अवस्था में आता है तो अगर अनेक्सर 5 में हमने कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी आ जाए, पर अगर PHI का डाटा नहीं है हमारे पास यूरोपियन यूनियन के लिए तो अनेक्सर 5 के अंदर में नहीं आएगा। पर CIB-RC के अंदर में 15-20 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर में इसको लेबल एक्सपेंशन अंगूर के लिए मिल चुका है। MRL वैल्यू अंगूर की अब तक फिक्स नहीं हुई है, इसलिए उसको सर्टिफिकेट मिला नहीं, पर वो 15-20 दिन में आ जाना चाहिए था, पर देखते हैं अगर आ जाए तो। ब्रोफ्लेनिलिट नाम से है, एक्सपोनस के नाम से आता है मार्केट में। और एक क्वेश्चन है, लश्करी अळी नियंत्रण कैसे करे? जो लोग अभी छांटनी करने वाले हैं वो थोड़ा सा सचेत हो जाइए कि जब तक वातावरण के अंदर में आर्द्रता है 75% या उससे ज्यादा आर्द्रता है तो क्या है, लश्कर अळी का प्रादुर्भाव बगीचे में हो सकता है। नई छांटनी के बाद में जो नई फूट आएगी उसके ऊपर में लश्कर अळी ज्यादा नुकसान कर सकता है। एक छांटनी आपने की है, दूसरी छांटनी लश्कर अळी कर देगी। इसलिए क्या करना है आपको कि अभी क्या है, समस्या क्या है कि इस स्टेज के ऊपर में लश्कर अळी पे ज्यादातर कीटनाशक काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर जो कीटनाशक है लश्कर अळी के, वो लश्कर अळी के पेट में जाने के बाद में काम करते हैं। अगर लश्कर अळी पत्ते के ऊपर में कीटनाशक डाला, अपने पत्ते को खाएगा, वीडियोग्राफी करत बसले ना, कीटनाशक लश्कर अळी के पेट में जाएगा, लश्कर अळी 1 से 2 दिन का टाइम लगाएगी मरने में। फूट आने की अवस्था के अंदर में आप कीटनाशक का फवारनी करेंगे, नई फूट के ऊपर में कितना कीटनाशक डाल सकते हैं आप? जितना अमाउंट, जितना क्वांटिटी कीटनाशक का लश्कर अळी को मारने के लिए चाहिए उतना नई फूट के ऊपर में टिकेगा ही नहीं। इसलिए जितने भी आप कीटनाशक प्रयोग करेंगे लश्कर अळी पे, नई फूट आने की अवस्था में वो काम नहीं करेंगे। ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब बचाना कैसे है बगीचे को कि अगर बड़े साइज का लश्कर अळी है, आप कुछ भी कर लीजिए कंट्रोल नहीं होगा। लश्कर अळी काला हो गया, आप खर्चा करते जाएंगे, आपको इफेक्टिव कंट्रोल दिखाई नहीं देगा। करना क्या है, रात के टाइम में 8:30-9 बजे के बाद में बगीचे में जाना है, ऊपर बैठा हुआ लश्कर अळी आपको दिख जाएगा, 2-3 आदमी लगाने हैं, 2-3 घंटे के अंदर में एक एकड़ आराम से निकाल देंगे। जितना भी लश्कर अळी है उसको पकड़ के कंट्रोल कर लेंगे। आपके लिए हार्डली 3-4 दिन की बात है। नई फूट आ रही है उस टाइम आपको बगीचे को 3-4 दिन बचा के रखना है बस। नई फूट आ रही है, आर्द्रता 25% से ज्यादा है, लश्कर अळी का अटैक है, रात को बगीचे के अंदर में जाना है आपको, कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। कीटनाशक का स्प्रे कर करके आप खर्चा बढ़ा लेंगे, आपका कंट्रोल नहीं मिलेगा और नुकसान अलग से हो जाएगा। एक और काम आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, वो भी थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आप खोड़ के चारों तरफ सेलो टेप लगा देते हैं, सेलो टेप मतलब जो चिकट टेप होता है, वो क्या करेगा कि चिपकने वाला साइड खोड़ के साइड में और फिसलने वाला साइड बार की साइड में। अगर चिकट टेप लगा देते हैं आपको खोड़ के ऊपर में और बैम्बू के ऊपर में, बांस के ऊपर में, तो लश्कर अळी कम ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं जाएगा, पर 70-80% तक लश्कर अळी ऊपर नहीं जा पाएगा, वो नीचे रहेगा। तो आपका शुरू का 1 हफ्ता निकल गया, ये क्या कहते हैं, नई फूट आने के बाद में उसमें आपने बचा लिया। बाद में पत्ते के ऊपर में लश्कर अळी को कंट्रोल करना बहुत आसान है। अगर आपको कोई भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना, आपको लश्कर अळी के लिए ना तो हाथ से इकट्ठा करना है, ना ही आपको चिकट टेप लगाना है, तो भी आप लश्कर अळी कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे जो किफायती तरीका लश्कर अळी को कंट्रोल करने का, आपको किसी भी कीटनाशक की फवारनी करने की जरूरत नहीं है। पूरे सीजन में कभी भी आपको लश्कर अळी के लिए फवारनी नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय लश्कर अळी को कंट्रोल करने का यह है कि बगीचे के बाहर 15 से 20 फीट दूर एक लाइट ट्रैप लगाएं। जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर रखें लाइट ट्रैप को। जितना भी लश्कर अळी का पतंग है जो आपके अगले 15 या 20 दिन के अंदर में बगीचे के अंदर में लश्कर अळी का प्रादुर्भाव होने वाला है, उसको वो आज ही कंट्रोल कर लेगा। NRC ग्रेप्स में हमने पिछले 2 साल से लाइट ट्रैप लगा रखे हैं। 40 एकड़ के लिए हमने सिर्फ 10 लाइट ट्रैप लगा रखे हैं।
हमने पिछले 2 साल में एक भी फवारनी लश्कर अली का नहीं किया, और हमारे यहां लश्कर अली खूब आता था पहले। इसलिए अगर बारिश आपको लगता है अगले 1 महीने हो सकती है, आपकी छांटनी के टाइम में आर्द्रता ज्यादा हो सकती है, सोलर ऊर्जा वाले चलने वाले लाइट ट्रैप आते हैं, 2-2 हजार रुपए के अंदर में लाइट ट्रैप आते हैं आजकल। सोलर ऊर्जा से अपने आप से शाम को चल जाएंगे, अपने आप से 2 घंटे बाद में बंद हो जाएंगे। बगीचे के अंदर नहीं लगाना इसको कभी भी, बगीचे के बाहर लगाना है, एक चीज का ध्यान रखेगा। और लाइट जो है जमीन से 1 या 2 फीट ऊपर होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर लाइट को हमको नहीं लगाना, जमीन के पास में लगाना है। लश्कर अली अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आपके यहाँ सांगली में कई जो एरिया है उसके अंदर में आर्द्रता ज्यादा रहती है नदी की वजह से, तो उसके आसपास में लश्कर अली का प्रादुर्भाव ज्यादा हो सकता है, तो उनके लिए खासतौर पे फायदेमंद रहेगा। इवन अगर आपने लाइट ट्रैप लगाया है, तो अगर आपके बगीचे में तुड़तुड़े का प्रादुर्भाव है, तो तुड़तुड़े भी आपको ज्यादा स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे तुड़तुड़े हैं लाइट ट्रैप के अंदर में आके खत्म हो जाएंगे। ओके सर, एक आखिरी सवाल, जो लास्ट में जब अंगूर तैयार होता है तो फलमाशी का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा, मैं सोच रहा था सांगली में फलमाशी का इतना नहीं होगा समस्या। लास्ट ईयर था, हमने कई सर्वे भी किए थे, नासिक वाले ज्यादा प्रश्न पूछते हैं फलमाशी का। फलमाशी का क्या है कि ये जो फलमाशी हमारे यहाँ आती है ये ड्रोसोफिला फैमिली की है। जब आप घरों के अंदर में केले रखते हैं और केले ज्यादा पक जाते हैं, तो केले के ऊपर में एक छोटी सी माशी आती है, ये माशी हमारे अंगूर के अंदर में आती है। ये माशी अमेरिका के अंदर में आती है, ये माशी यूरोप में भी आती है। ज्यादातर जितने भी अंगूर के जहां भी होती है वहां पे इस माशी का प्रकोप होता है। चाइना के अंदर में भी आती है। कब आती है ये कि अगर हमारे अंगूर के अंदर में क्रैकिंग हो गया, और अंगूर के अंदर में क्रैकिंग होने के टाइम में शर्करा है, शुगर है, तो वो शुगर जैसे ही फर्मेंटेशन शुरू होगा तो अंगूर के अंदर में माशी आना शुरू हो जाएगा। तो हमने पिछली बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्रैकिंग होने के बाद में 3 से 4 दिन तक फलमाशी जो है अंगूर के अंदर में नहीं आता। क्रैकिंग हो गया पर 3 से 4 दिन तक फलमाशी आपको बगीचे में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि फलमाशी को आने के लिए जो शुगर है उसको सड़ाना जरूरी है, फर्मेंटेशन होना जरूरी है। जैसे ही फर्मेंटेशन शुरू होगा शुगर का, मणि के अंदर में शर्करा का, फलमाशी को गंध आएगी, कई कई किलोमीटर दूर से उसको गंध आ जाती है, आपके बगीचे में आना शुरू हो जाएगी। पिछली बार जब हम सर्वे कर रहे थे सांगली एरिया के अंदर में, तो मिस्टर सचिन है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है कवड़ापुर से, उनके साथ में हम फील्ड विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो बता रहे थे कि हम इस फर्मेंटेशन को रोक देते हैं। तो उन्होंने कुछ शायद पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया था, वो कह रहे थे उनको इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो हमने क्या किया, एनआरसी ग्रेप्स में उसी से क्लू लेके एक एक्सपेरिमेंट किया। कई अलग अलग जो है हमने एक्सपेरिमेंट किए, हमने ये पाया, डॉक्टर साहा सर है उनसे हमने बात की थी कि कौन सा ऐसा बुरशी नाशक है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं कि वो फर्मेंटेशन ना हो। तो उन्होंने कहा कि अजोक्सिस्ट्रोबिन एक बुरशी नाशक है जो कि क्या करेगा जी, इसका पीएचआई काफी कम है, 7 दिन का पीएचआई है। ये क्या करेगा कि ईस्ट को मार देगा जो कि फर्मेंटेशन करेगा। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने पाया कि अजोक्सिस्ट्रोबिन अच्छे तरीके से फर्मेंटेशन को रोक रहा है और मणि को सड़ने से रोक रहा है। तो मणि में क्रैकिंग हो रही है पर मणि सड़ नहीं रहा और मणि के अंदर में फलमाशी नहीं आ रही। हमने क्या किया कि जैसे क्या कर सकते हैं कि इसका अजोक्सिस्ट्रोबिन का असर है वो काफी कम टाइम तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 दिन तक असर दिखाई देगा इसका। तो अगर आपको यह लग रहा है कि 2 या 3 दिन या कुछ दिनों के लिए आपके बगीचे में फलमाशी ना आए, 7 दिन का पीएचआई आप मेंटेन कर सकते हैं, तो अजोक्सिस्ट्रोबिन का जहां पे क्रैकिंग हुआ है वहां पे आप फवारनी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन नहीं होगा, 2-3 दिन तक आपका मणि सड़ना बंद हो जाएगा। पर कितनी बार फवारनी करेंगे आप? अल्टीमेटली आपको घर के अंदर में से मणि को निकाल के बगीचे से दूर लेके जाना पड़ेगा। टेम्पररी एक बार मणि सड़ना शुरू ना हो उसके लिए अजोक्सिस्ट्रोबिन का आप फवारनी कर सकते हैं, पर लंबे टाइम तक आप हर तीसरे दिन अजोक्सिस्ट्रोबिन फवारनी नहीं कर सकते, इतना केमिकल हम नहीं देना चाहते। क्या
बगीचे के अंदर में, घर में जितना भी क्रैकिंग हुआ है, सबसे आसान उपाय यह है, बगीचे में जितना भी क्रैकिंग हुआ है उसकी मणि को निकाल के एक जगह दूर लेके चले जाइए। बगीचे से 100-200 मीटर दूर ले जाइए, एक कंटेनर में रख के उसको छाया के अंदर में रखिए। थोड़े दिनों बाद में क्या होगा कि जो आपने कंटेनर के अंदर में क्रैकिंग बेरी बगीचे से दूर रखी है उसके अंदर में फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ही उसके अंदर में गंध आनी शुरू हो जाएगी, सारी जो फड़माशी है उसकी तरफ चली जाएगी, आपके बगीचे में जाने के बजाय उस कंटेनर की तरफ चली जाएगी। दिन में 2 बार स्पाइनोसाइड का हल्का सा शावर देके, ज्यादा कीटनाशक का फवारनी उस पर नहीं करना, हल्का सा, जितने भी उड़ रहे हैं फड़माशी वो सारे मर जाएंगे। दिन में 2 या 3 बार ऐसे कर सकते हैं। कीटनाशक का ज्यादा गंध उसके ऊपर में नहीं करना, अगर कीटनाशक का गंध ज्यादा हो गया तो वहां पे फड़माशी आना बंद हो जाएगा। जितने भी वो अंडे देंगे, क्रैकबेरी जो आपने साइड में रखे हुए उसके ऊपर में आके अटैक करेंगे, आपका बगीचा स्वस्थ रहेगा। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप आजमा सकते हैं।